अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ विद शेरियार और मैं हूं शेरियार इम्तियाज़ नारेजो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी लॉ गेट के हवाले से ही है और लॉ गेट में जो हमें एक पोर्शन दिया गया है इंटरनेशनल लॉ का, जिसमें हमें एक तो यूएन चार्टर उसमें दिया गया है और दूसरी बात उसमें हमें एक जो है वो अलग से बताया गया है कि देखिए होता तो यूएन चार्टर में ही है वो टॉपिक, लेकिन अलग से ही जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। अब हम जो है इसी पे ही डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होती क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है और उसके अलावा ये एप्लीकेबिलिटी इसकी कहाँ कहाँ तक है और उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, उसके पावर्स कौन कौन से हैं, क्या उसके पास वो मेकनिज़म है कि कोई अगर वो कोर्ट अगर फ़ैसला करती है दोनों स्टेट्स के बीच में तो उसके पास वो पावर्स हैं कि वो इन्फोर्समेंट भी करवा सके अपने ही उस फ़ैसले पे, तो उसकी क्या जो है वो एप्लीकेबिलिटी है और कितनी उसकी पावर्स हैं, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये जो है इस्टेब्लिश कब हुई थी? इस्टेब्लिश ये हुई है 1945 में। 1945 में ये इस्टेब्लिश हुई है ICJ और इसकी जो पीस प्लेस है या फिर आप कह लें कि हेड क्वार्टर है वो है हेग में। रिटन डाउन सम की पॉइंट्स अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो उसको हम एक एक करके जो है हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है जो है वो ज्यूरिसडिक्शन है, तो उसको हम इंटरप्रेट करके ही उसको जो है ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले इसमें कहता है कि इसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, तो यानी इसकी हदूद कितनी है, कहाँ कहाँ तक जो है इसकी वो जो है किस किस स्टेट के जो है वो केस ये सुन सकती है और उसमें फ़ैसला दे सकती है। तो ये है जी द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ ज्यूरिसडिक्शन टू सेटल लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो देखें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये चीज़ नोट करिएगा ताकि ये चीज़ हो सकता है वो आपके लॉ गेट में आ सकती है। ये मेन पॉइंट्स होती हैं कि एक चीज़ क्लियर हो गई, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो उन्हीं कंट्रीज़ के बीच में, स्टेट्स के बीच में, रियासत के बीच में जो है वो लीगल जो उनके डिस्प्यूट होते हैं रिजॉल्व करती है, जो कि इंटरनेशनल जो है वो लॉ पे अमल करते हैं, उनके मेंबर्स हैं। और जो यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं उन्हीं के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उन्हीं के ही वो जो डिस्प्यूट्स है लीगल वो रिजॉल्व करती है। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। इट also provide advisory opinion on legal questions referred to it by United Nations bodies and specialized agencies। तो इसका जो दूसरी जो पॉइंट है कि ये कोई एडवाइज़री जो है वो ओपिनियन भी दे सकती है उन स्टेट्स को, उनको बता सकती है किन पे जो है वो, जैसे कि इसमें कोई लीगल जैसे कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं उनको रेफ़र करती है कि आप ये करें, दैट इज़ द लीगल वे, और आप इस लॉ पे अमल करें तो ऐसा होगा। इसी तरह से जो है वो डिस्प्यूट जो है इनके रिजॉल्व हो सकते हैं। तो इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है हमें पता चली कि इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है, हद है, वो है कि ये उन्हीं पर ही एप्लीकेबल है, उन्हीं के ही जो है वो डिस्प्यूट्स जो है वो रिजॉल्व करती है जो कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, जो है वो उन पर जो है वो अमल करते हैं, डिपेंड करते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है, मतलब कंपोजिशन से मुराद है कि ये बनती कैसे है, कितने जजेस होते हैं इसमें, ठीक है, और कहाँ कहाँ से ये लोग अगर देखें, ये अगर स्टेट्स के बीच में कोई मैटर रिजॉल्व करती है लीगल इश्यूज़, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उन्हीं के ही जजेस होते हैं, या फिर जो है ऐसा तो नहीं कि क्या ये उन्हीं स्टेट में जो इनके मेंबर्स हैं उन्हीं स्टेट्स में से ही जो है वो जजेस को सिलेक्ट करते हैं और मेंबर्स को सिलेक्ट करके उन्हीं को भी वहाँ पर बिठाते हैं। तो ये चीज़ भी इसमें हम क्लियर कर देते हैं कि द कोर्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ 15 जजेस। एक चीज़ क्लियर हो गई कि इसमें 15 जजेस होते हैं हु आर इंटाइटल्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली जो है उनको इंटाइटल करती है, उनको मेंबर बनाती है, उसी के बाद जो है इनकी कंपोजिशन होती है। और उसके अलावा जो है एक इनका और ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये लोग जो है वहाँ से भी जो है इनको इलेक्ट किया जाता है फॉर 9 ईयर्स। 9 साल के लिए इनको जो है वहाँ पर जो है मेंबर बनाया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। द जजेस
represent a range of legal system and are settled to ensure a fair geographically distribution। तो ये लोग क्या करते हैं, एक तो इनकी कंपोजिशन होती है कि ये लोग 15 जजेस होते हैं, 15 जजेस ये लोग मेंबर्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं, जो कि कौन करती है, एक तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, दूसरा कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनकी जो बॉडी है वो इनको इलेक्ट करती है। वो जो तरीक़ेकार है वो इसका जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो इंस्टीट्यूट है, जो उनका कानून है, जो लॉ है, उसमें लिखा गया है कि वो कैसे बनती है, कैसे कैसे वो मेंबर्स बनते हैं। तो उनको भी हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ इसमें बताई गई है कि ये कितने टर्म के लिए होते हैं। तो ये 9 साल के लिए ही होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट होते हैं, मेंबर बनते हैं उनके। उसके बाद इसमें जो है वो है कि एडवर्सल प्रोसीडिंग्स, यानी एडवर्सल प्रोसीडिंग जैसे आम कोर्टों में होती है तो इनके थोड़ा बहुत ये बरक्स भी होती है। इनकी प्रोसीडिंग कैसे होती है तो वो हम इसको पढ़ते हैं। वो जो है जैसे कि आम कोर्टों में होती है तो उस तरह से नहीं होती। द ICJ ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्सल प्रोसीडिंग, कि वो ऑपरेट करती है कौन सी प्रोसीडिंग पे, एडवर्सल प्रोसीडिंग, ठीक है। सिमिलर टू रेगुलर कोर्ट, होती उसी तरह की है जैसे कोर्ट चलती है, लेकिन उसकी जो प्रोसीडिंग होती है दैट वुड बी एडवर्सल। स्टेट्स प्रेजेंट्स देयर आर्ग्यूमेंट्स, स्टेट वहाँ पर क्या करती हैं, जैसे आम कोर्टों में होता है कि 2 पार्टीज़ अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, ऐसे यहाँ पर जो स्टेट है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है वो प्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। एंड एविडेंस बिफोर द कोर्ट, एविडेंस वगैरह भी होती है, हर चीज़ होती है जैसे आम कोर्टों में होती है। एंड द जजमेंट्स आर मेड बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटीज़ एंड द कस्टमरी लॉज। तो कस्टमरी, एक तो लॉज किन बेस पे अब ये फैसला सुनाती है कोर्ट, ये कोर्ट फैसला सुनाती है। एक तो जो कस्टमरी लॉ होते हैं, दूसरा इंटरनेशनल लॉ होता है, और जो बीच में कभी कभी जो है वो ट्रीटीज़ हो जाती हैं, मुआहदे हो जाते हैं, तो उन पर ही जो है वो करती है। या फिर इसी से ही रिलेटेड अगर कोई दूसरे लीगल प्रिंसिपल्स हैं तो उन पर भी वो फैसला सुना देती है। उसके अलावा बाकी जो है इसमें वो आगे जो इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट में भी काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, तो उसको तो हम अलग से जो है वो डिफ़ाइन करेंगे एक और वीडियो में। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें तो हम ये आज जो हम इसमें थोड़ा बहुत इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो हम ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में थोड़ी बहुत हम जानकारी जो है वो की पॉइंट्स जो है हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। अब इसका फोर्थ आता है, फोर्थ कहता है कि इसकी जो जजमेंट्स है वो बाइंडिंग कैसे है और कहाँ कहाँ पर बाइंडिंग है। तो वो है द कोर्ट्स जजमेंट आर बाइंडिंग, वो बाइंडिंग है एंड फाइनल फॉर द पार्टीज़, उन पार्टीज़ पर जो केस लेकर आई हैं उन पर जो है ये बाइंडिंग है और जो है उनको मानना ही पड़ेगा, और उनका जो ICJ का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा। तो दे हैव टू एक्सेप्ट ऑन एनी कंडीशन। हाउएवर, एक और चीज़ इसमें बता रहे हैं, हाउएवर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ नो इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म, यानी उसके पास, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था इंट्रो में ही, कि उसके पास कोई भी ऐसा इन्फोर्स करने का कोई भी मैकेनिज़्म नहीं है। यानी कोई भी कोर्ट अगर कोई पनिशमेंट देती है या फिर देखिए किसी भी पार्टी को, या उन पर जो है कोई उनके पास ना तो उसके पास कोई सिक्योरिटी है जो किसी को वो, जैसे यहाँ पर पुलिस होती है आम कोर्टों में, तो वहाँ पर कोई पुलिस वगैरह नहीं है इनके पास अपनी ICJ की, और कोई इन्फोर्समेंट का भी ना कोई मैकेनिज़्म है अपना, यानी उसका नहीं है। सो इट रिलाइज ऑन द कोऑपरेशन ऑफ मेंबर्स स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट इट्स डिसीशंस। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज़ बताई गई है कि देखें यहाँ पर आम कोर्टों में क्या होता है, जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में या कहीं पर भी क्या होता है कि अगर कोई कोर्ट कोई भी फ़ैसला सुना देती है, कोई ऐसी कोई पनिशमेंट बता देती है, या फिर कोई फॉर सपोज जैसे कि किसी डिग्री की एग्जीक्यूशन करवानी है, तो उसमें क्या करते हैं कि कोर्ट आर्डर करती है और कोर्ट जो है डायरेक्शन देती है कि फ़लाँ फ़लाँ को जो है आप जाके जो है वो इस ऑर्डर पे जो है इम्प्लीमेंट करें और उसको जो है जाके गिरफ़्तार कर लें। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इनके पास अपनी कोई पुलिस नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो ये उन स्टेट्स पर रिलाई करती हैं जो स्टेट्स जो है UN की जो मेंबर्स हैं
उनको कहते हैं कि आप लोग जाएं और इस जो है फैसले पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कराएं। ठीक है, तो इसका ये है। उसके बाद है कि इसकी जो है ये जिन जो है वो लॉज पे जो है ये जो डिसीजन देते हैं ये, तो उनकी सोर्स क्या है, यानी किस बेस पे ये लोग जो है वो डिसीजन देते हैं, फैसला सुनाते हैं। तो इनकी जो सोर्स ऑफ लॉ है वो है द ICJ अप्लाइज वेरियस सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग ट्रीटीज़, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया पॉइंट नंबर 3 में कि ये डिपेंड करती है और रिलाई करती है वेरियस एक इंटरनेशनल लॉज होते हैं, दूसरा ट्रीटीज़ होती हैं, और तीसरा जो है कस्टमरी लॉज होते हैं, या फिर कोई भी ऐसे कोई इंटरनेशनल लॉ के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, लीगल प्रिंसिपल, उन पर भी डिपेंड करती है ये। और उसके अलावा जो है जो कि रिकग्नाइज होते हैं, वो प्रिंसिपल जो होते हैं वो रिकग्नाइज होते हैं कहाँ से, सिविलाइज्ड जो दूसरी जो नेशंस होती हैं उन पर वो जो है वो रिलाई करती हैं, उन लॉज पे और ट्रीटीज़ पे और प्रिंसिपल्स पे। एंड जुडिशल डिसीशंस एंड टीचिंग्स ऑफ हाईली क्वालिफाइड जो है वो उनके जो लॉज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, या फिर हाईली क्वालिफाइड जो उनके फिलोसोफर्स होते हैं जैसे कि, तो उन पर ही वो रिलाई करती है। तो उन्हीं के बेस पर, उन्हीं का जो ये सारा जो है यही सोर्स है उनका, सोर्स ऑफ लॉ, जिन पर वो फैसले देते हैं, सुनाते हैं। दूसरा है इसका कि रोल इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब जो कोई भी ऐसा डिस्प्यूट होता है तो उनको रिजॉल्व करने के लिए उनका क्या मतलब रोल हो सकता है रिजॉल्व करने के लिए। द ICJ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स। अब स्टेट्स के बीच में इसका बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है, ओके, कि वो उन स्टेट्स के बीच में जो है वो जो मैटर जो है वो जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व करें पीसफुली। इट अलाउज कंट्रीज टू ब्रिंग देयर लीगल डिस्प्यूट्स। ये क्या करती है, उन स्टेट्स को जो है वो अलाउ करती है कि वो अपने जो है लीगल डिस्प्यूट्स है जो है वो लेकर आए बिफोर एंड इम्पार्शियल इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कंट्रीब्यूटिंग टू द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि ये जो है वो इसका जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और ये क्या करती है कि ये बाकी स्टेट्स को और कंट्रीज़ को कहती है कि आप जो है अपना जो भी लीगल आपका डिस्प्यूट है वो आप लेकर आएँ, और यहाँ पर जो है उनके फैसले होते हैं। तो इसका जो है वो जो रोल है इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जो कंट्रीज़ स्टेट्स जो है वो इनकी मेंबर होती है यूनाइटेड नेशंस की। तो ये चीज़ जो है नहीं भूलिएगा आप कि वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं। देखिए फॉर सपोज़ अगर पाकिस्तान उनका मेंबर नहीं है तो वो जो है वहाँ पर नहीं जा सकते, लेकिन आपने रिसेंटली ही देखा होगा कि अभी जो कुलभूषण यादव का जो केस था तो वो भी जो है ICJ में ही गया था। अब इसको थोड़ा कंक्लूड करते हैं। बाकी का जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इंस्टीट्यूट जो है इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसको हम कंक्लूड ऐसे करेंगे कि देखें द ICJ जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है, और उसके अलावा जो है एक क्रूशल इसका रोल होता है इन द प्रमोटिंग द रूल ऑफ लॉ एंड facilitate peaceful resolution of international dispute through its legal expertise and impartial judgment। मेंबर इनको कैसे बनाया जाता है, तो मेंबर इनको एक तो जनरल असेंबली जो यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गन है उनके थ्रू ही इनको जो है मेंबर बनाया जाता है। उसके बाद है सिक्योरिटी काउंसिल के ज़रिए इनको जो है मेंबर बनाया जाता है। 15 जजेस होते हैं, 9 साल के लिए इनको जो है वो इलेक्ट किया जाता है, मेंबर बनते हैं। उसके बाद जो है जो मेंबर्स होते हैं वो इनके पास जो है वो लेकर आते हैं अपने जो इनके सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, जो लीगल डिस्प्यूट्स वो इनको रिजॉल्व करती है। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कि ये सारे जो है वो जो डिस्प्यूट्स है वो रिजॉल्व करती है। दूसरी बात इसमें कि अगर ये कोई भी फैसला सुना देती है तो इसके पास अपनी कोई भी फोर्स नहीं होती, ये रिलाई करती है उन स्टेट्स पे, उन कंट्रीज़ पे जो कि यूनाइटेड नेशन की मेंबर्स हैं। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और दूसरे जो इसका पार्ट है उसमें इसका जो इंस्टीट्यूट है, जो इसका लॉ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, इसकी कंपोजिशन कैसे होती है, कहाँ पर जो है ये रिलाई करते हैं और कितनी जुरिस्डिक्शन है उसमें बताया गया है। तो उसमें हम जो है इसको मज़ीद जो है डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।